हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन आई एम मनदीप पाटीदार। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, उसमें फोर्थ टॉपिक मैन्युफैक्चरिंग की हम बात कर रहे थे। इकोनॉमिकल कंसिडरेंस एस्टिमेशन ऑफ डिमांड हमारा हो चुका है। स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग के बाद हम कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं नॉन स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग की। इनकन्वीनियंस के लिए सॉरी, तो 3 दिन से वीडियो नहीं आ पा रही, थोड़ा सा मैं बिजी था। और कुछ शिकायत आप लोगों की ये है कि हम लोगों को अपडेट्स पता नहीं चलते, नया वीडियो पता नहीं चलता। तो उसका रीज़न ये है कि आपने जो मेरा बेल आइकॉन है उसको आपने क्लिक नहीं किया, इससे नया नोटिफिकेशन आपको नहीं आता। इसलिए सब्सक्राइब के साथ उस बेल आइकन को भी आप प्रेस करिए, ताकि जो जैसे ही मैं वीडियो आपको डालूंगा तो नोटिफिकेशन आपको नए वीडियोस का मिलेगा। और इसके अलावा मैं हर बार आपको बोलता हूँ कि यदि आपको वीडियो से इससे अलग या किसी और रिलेटेड टॉपिक पे आपको वीडियो बनाना है तो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं। आज हम बात करेंगे नॉन स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग की। स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग हम बात कर चुके हैं। इकोनॉमिकल कंसिडरेशन क्या है ये भी हम बात कर चुके हैं। लेआउट, स्टेराइल प्रोडक्शन का एरिया का, ये सब हम देख चुके हैं। आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे नॉन स्टेराइल मैन्युफैक्चर। नॉन स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग में आप समझ सकते हो कि जहाँ पर स्टेरिलिटी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं हो, जो पेरेंट्रल प्रोडक्ट ना हो जनरली, उसमें स्टेरिलिटी की थोड़ी सी इतना ज़्यादा स्टेराइल एरिया नहीं चाहिए। जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन आर जनरली इकोनॉमिकल व्हेन द हॉस्पिटल इज हैविंग लार्ज रिक्वायरमेंट। हॉस्पिटल interested in the manufacture of drug are required to take a proper license and follow the rules found in Schedule M Part 1। हमारे यहाँ आपने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट भी पढ़ा है, उसके साथ ही साथ आपका जूरिस्प्रूडेंस जो सब्जेक्ट है उसमें आप शेड्यूल एम का पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंसिंग प्रोसीजर है वो सारा दिया हुआ है। वो मैन्युफैक्चरिंग के लाइसेंसिंग प्रोसीजर है। तो यदि हॉस्पिटल कोई बनाना चाहता है, हमारे यहाँ खुद के यहाँ हॉस्पिटल अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, शेड्यूल एम को देखेगा, उसका पार्ट फर्स्ट। शेड्यूल एम डील्स विद द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, वेयर एज पार्ट सेकंड डील्स विद द रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट द बिल्डिंग यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग एंड टेस्टिंग। यदि शेड्यूल एम की बात करें तो फर्स्ट पार्ट में हम बात करते हैं क्या है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, जीएमपी की बात करता है। और सेकंड पार्ट में वो क्या डील करता है कि भाई इक्विपमेंट कौन कौन से चाहिए, आपके पास बिल्डिंग क्या क्या चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एरिया और लेबलिंग के लिए। तो इसके लिए आपके मतलब शेड्यूल एम पूरा लगेगा। शेड्यूल एम में M1 और M2, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं हॉस्पिटल में। ठीक है, द इक्विपमेंट यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर शुड बी फैब्रिकेटेड, डिजाइंड, इंस्टॉल्ड और मेंटेन विद द व्यू ऑफ अचीव मैक्सिमम इफिशियंसी। इस तरह से डिज़ाइंड होना चाहिए और इस तरह से मेंटेन और इंस्टॉल हुआ होना चाहिए कि भाई आप उसकी इफ़िशियंसी बहुत अच्छी हो। पता पड़े आपने ऐसी जगह उसको रखा, आपने यूवी आपने कहीं पे रखा और वहाँ पर आप एयर कंडीशन नहीं चला रहे, तो यूवी जो है विदाउट एसी काम करना ठीक से अपने रिजल्ट नहीं देगा और थोड़े समय बाद ख़राब हो जाएगा। तो आप जितने सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट जितने भी रहेंगे, आपके HPLC जितने भी हैं, उनको आप एयर कंडीशन एरिया में रहेंगे, टेम्परेचर वहाँ का मेंटेन कर रखेंगे। ठीक है, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ईच प्रिपरेशन ऑफ मास्टर फार्मूला और डिटेल प्रोसीजर इज अडॉप्टेड। यदि आप कोई सा भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ये आपका स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग भी हो गया, नॉन स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, लिक्विड ओरल, पेरेंट्रल, सिरप, टेबलेट, सबके लिए ये चीज़ें आपके लिए रहेगी। अब लिक्विड ओरल्स की यदि बात करते हैं हम, तो लिक्विड प्रिपरेशंस क्या होती हैं, ये टोटल नॉन स्टेराइल में आता है। स्टेराइल में हमने इंजेक्टेबल्स की बात कर ली, नॉन स्टेराइल्स में आपका सब आ जाएगा, लिक्विड, सस्पेंशन, ओरल्स, टेबलेट्स, कैप्सूल, सब का ही में आ जाएगा आपका नॉन स्टेराइल में। ठीक है, तो अब लिक्विड प्रिपरेशन आर यूज्ड फॉर ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ दोज इंडिविजुअल हु कैन नॉट सेलो सॉलिड डोजेज फॉर्म। अब यहाँ पर जो पार्ट है आपको सोच के लिखना है। आप पूरा सुटिक्स लिख सकते हैं, सेमी सॉलिड, लिक्विड, क्रीम, पेस्ट सब लिखना, लेकिन आपको ये सोच के लिखना है कि आप हॉस्पिटल फार्मेसी का पेपर लिख रहे हैं तो उसमें कितनी लिमिटेशन के साथ आपको लिखना है। क्योंकि क्या होता है, अब आप एक छोटी सी चीज़ सोचिए कि टेबलेट है, मानने के लिए टेबलेट या कैप्सूल पे आपके पास क्वेश्चन आता है, तो डी फार्मा वाला उसको टेबलेट और कैप्सूल जो डी फार्मा है उसके लेवल से लिखेगा। यदि यही क्वेश्चन बी फॉर्म में आता है तो बी फॉर्म का कुछ लेवल अलग हो जाएगा और यही आज से आपसे एम फॉर्म में पूछेगा। टॉपिक तो सेम है ना टेबलेट,
एम फॉर्म में पूछेगा तो उसका और विस्तृत रूप हो जाएगा। और पीएचडी यदि कोई आदमी करता है तो वो टेबलेट पे यदि उसने कुछ बनाया और टेबलेट में भी पर्टिकुलर एक पार्ट ड्राई ग्रेनुलेशन, वेट ग्रेनुलेशन, कौन सी मेथड से इसमें इमल्सन सस्पेंशन बनता है इस तरह से, या ग्रेनुलेशन प्रोसेस क्या है उसकी, उसके बाद उसने क्या बनाया, फिल्म बनाई है, फिल्म कोटिंग करी है, कौन सी कोटिंग करी है, बाय लेयर टेबलेट बनाई है, बाय लेयर में कौन सी लेयर की टेबलेट बनाई है। तो ये क्या है, धीरे धीरे आप चलता जाएगा। तो आपको ये सोचना है यहाँ पर कि हमको हॉस्पिटल फार्मेसी में कितना लिखना है, ठीक है। तो लिक्विड प्रिपरेशन मैंने बता दिया। लिक्विड और डोज फॉर्म कैन बी क्लासिफाइड। लिक्विड डोज फॉर्म की क्लासिफाई की बात कर लेंगे। जो व्यक्ति सॉलिड डोजेस फॉर्म जैसे टेबलेट वगैरह नहीं ले पाते, जनरली पीडियाट्रिक पेशेंट और जीरियाट्रिक पेशेंट यानी बुजुर्ग लोग, उनके लिए सिरप्स या लिक्विड ओरल्स हमने बनाए हैं ताकि वो इजीली ले ले। इस मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म और बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, ये सब आप सुटिक्स में पढ़ चुके हैं। हम एक स्पीड से पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा कि क्या होता है हॉस्पिटल फार्मेसी में, कहाँ लिखना है वो देख के। बाकी तो आप अपने हिसाब से, आपको सब मालूम है, सुटिक्स में आप पढ़े हो, ठीक है। फिर भी बात कर लेते हैं कि मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म मिक्सचर, सिरप एंड एलिक्सर आते हैं इसमें। बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म की बात करते हैं तो सस्पेंशन और इमल्सन आते हैं। अकॉर्डिंग टू शेड्यूल एम द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 मिनिमम एरिया ऑफ 30 स्क्वायर मीटर इज रिकमेंडेड फॉर लिक्विड ओरल्स। लिक्विड ओरल्स का यदि प्रिपरेशन कोई हॉस्पिटल करना चाहता है तो उसको 30 स्क्वायर मीटर का या 30 मीटर स्क्वायर का जो हम बात करते हैं एरिया चाहिए। सिरप क्या होती है, फिर आप सिरप के बारे में लिख सकते हैं। सिरप आर कंसंट्रेटेड एक्वस प्रिपरेशन ऑफ शुगर और शुगर सब्स्टिट्यूट विदाउट एडिंग फ्लेवरिंग एजेंट एंड मेडिसिनल सब्सटेंस। फ्लेवरिंग एजेंट या तो ऐड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। एक्वस प्रिपरेशन है किसकी, कंसंट्रेट सिरप है, उसमें क्या आपने मेडिकामेंट डाल दिया, उसी के साथ आपने फ्लेवरिंग एजेंट डाल दिया। सिरप कंटेनिंग फ्लेवरिंग एजेंट बट नॉट मेडिसिनल सब्सटेंस आर कॉल्ड नॉन मेडिकेटेड फ्लेवर्ड व्हीकल। जिस सिरप में आपका मेडिकामेंट नहीं है, केवल फ्लेवरिंग एजेंट है और सुगरिंग जो एजेंट है, तो आप किसको क्या बोलोगे, नॉन मेडिकेटेड सिरप। और जिसमें मेडिकेटेड सिरप या फ्लेवर्ड व्हीकल हम इसको बोलते हैं। सिरप सर्व एज ए प्लीजेंट टेस्टिंग व्हीकल्स फॉर मेडिसिनल सब्सटेंस टू बी एडेड लेटर ऑन। फिर अभी क्या है, बाद में ऐड करते हैं। व्हेन अ सिरप कंटेन्स अ थेरापेटिक और मेडिसिनल एजेंट दैट प्रिपरेशन इज कॉल्ड अ मेडिसिनल सिरप। अब जब थेरापेटिक एजेंट, सपोज करो आपने एक सिरप बनाई जिसमें शुगर है और फ्लेवरिंग एजेंट है बनाना का, या पाइनएप्पल फ्लेवर आपने उसने डाल दिया, अब उसमें कुछ नहीं डाला, तो ये क्या हो गया, आपका फ्लेवर्ड व्हीकल हो गया या नॉन मेडिकेटेड सिरप हो गया। अब आपने इसमें पैरासीटामोल ऐड कर दिया 125 mg पर 5 ml के हिसाब से, तो ये क्या हो गया, आपका मेडिकेटेड सिरप हो गया। सिरप प्रोवाइड अ प्लीसेंट मीन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग लिक्विड फ्रॉम ऑफ डिसएग्रीबल टेस्टिंग ड्रग। जिसका टेस्ट ठीक नहीं हो उसके लिए हम सिरप यूज कर सकते हैं उस तरह की ड्रग के लिए। सिरप्स आर आल्सो मेड बाय यूजिंग सॉर्बिटॉल विच इज हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल मेड बाय रिडक्शन ऑफ डेक्सट्रोज। इट इज अवेलेबल एज अ व्हाइट सॉलिड एंड यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ 70% सॉल्यूशन। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स आर एडेड इन स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉर इनहिबिटिंग क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सुक्रोज। आप क्या करते हैं कि सॉर्बिटॉल यूज कर सकते हैं सिरप में। ये क्या है, हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल है, ठीक है। ये क्या होता है, व्हाइट सॉलिड यूज इन द फॉर्म ऑफ 70% सॉल्यूशन। व्हाइट सॉलिड होता है 70 फॉर्म ऑफ जो सॉल्यूशन होते हैं उनमें यूज होता है, ठीक है। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल आर एडेड इन स्मॉल अमाउंट फॉर इनहिबिटिंग क्रिस्टलाइजेशन। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल इसमें ऐड करते हैं थोड़ा सा ताकि क्रिस्टलाइजेशन ना हो सुक्रोज का। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सिरप 65% वेट बाय वेट कंसंट्रेशन is considered. Dilute solution of sucrose less than 65% may support mold and bacterial growth, and a saturated solution of sucrose may lead to crystallization. It may always advisable to prepare syrup in small quantity. सिरप को स्मॉल क्वांटिटी में बनाना चाहिए। सिरप का जो प्रोसीजर है वो आप यहाँ लिख सकते हो। अब बात करते हैं हम इमल्सन की। इमल्सन क्या हुआ, एन इमल्सन इज अ बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड, वन ऑफ विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड in the form of globules in the other liquid. They are made of miscible. आप इमल्शन याद रखना है, ऑयल इन वाटर इमल्शन होता है, वाटर इन ऑयल इमल्शन होता है। हम किस किस मेथड से बना सकते हैं, ड्राई गम मेथड, वेट गम मेथड, बॉटल मेथड और अदर मेथड। इन सब चीज़ों को हम कहाँ पर डिस्कस करेंगे ज़्यादा, इन सबको जब मैं सुटिक्स के लेक्चर बनाऊंगा तब वहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगा। अभी मैं सोच कर चल रहा हूँ कि आपने सुटिक्स का आपको आता है, क्योंकि यहाँ पर आधी बात करेंगे आधी वहाँ करेंगे, उससे बेहतर ये कि आपको इतना मालूम होना चाहिए। फॉर ड्राई एंड वेट गम मेथड
फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ ऑयल वाटर गम आर मिक्स इन द स्पेसिफाइड मैनर टू मेक प्राइमरी इमल्सन। प्राइमरी इमल्सन बनाने के लिए आपको फिक्स वॉल्यूम में ऑयल वाटर और गम को ऐड करना पड़ेगा। देन मोर ऑफ व्हीकल इज एडेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। बाकी के अदर व्हीकल इसमें ऐड करके आप फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हैं। वेरियस होमोजेनाइजर एंड ब्लेंडर्स आर यूज फॉर द प्रिपरेशन इमल्सन। ब्लेंडर्स और होमोजेनाइजर बहुत सारे यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर आपको हॉस्पिटल फार्मेसी की बात आएगी कि हॉस्पिटल फार्मेसी में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए मैन्युफैक्चरिंग की। तो अब हम बात कर रहे हैं कि भाई हॉस्पिटल में यदि हम बात कर रहे हैं तो हमको हैंड होमोजेनाइजर चाहिए। हैंड होमोजेनाइजर की बात कर लेते हैं। दिस होमोजेनाइजर इज हैंड ऑपरेटेड एंड द कोरस इमल्शन इज पास थ्रू अ फाइन ऑरिफिस। अब क्या होगा, ये हाथ से ऑपरेटेड होता है हैंड होमोजेनाइजर से। कोरस इमल्शन एक स्मॉल ऑरिफिस होता है, उससे पास होता है। द इमल्शन इज प्लेस्ड इन हॉपर ऑफ द होमोजेनाइजर। द अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ द हैंडल काज कोरस इमल्शन टू ड्रॉ थ्रू द होमोजेनाइजिंग वॉल एंड द इमल्शन पास थ्रू द फाइन ऑरिफिस। अब ऊपर आपने हॉपर में डाल दिया, उसके बाद आपने जो वो है उसको इस तरह से, हैंड पंप आपने कभी देखा है किसी ने? हैंड पंप गाँव में कभी देखना, अपने कॉलेज के आसपास देखना कहीं पे हो, तो वहां से जिस तरह से हम चलाते हैं उस तरह से हम इसको मूव करेंगे अप एंड डाउन में। तो अप एंड डाउन वर्ड्स आप मूव करोगे तो आपको होमोजेनाइजर क्या होगा, नीचे जाएगा इमल्सन और वो स्मॉल ऑरिफिस से निकलेगा। द इमल्सन फाइनली गेट्स ब्रोकन इनटू फाइन ग्लोब्यूल्स ऑफ यूनिफॉर्म साइज। अब जो इमल्सन अलग अलग साइज का था वो यूनिफॉर्म साइज में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। ये आप यहाँ लिखेंगे हॉस्पिटल फार्मेसी में। आपको मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो आपको होमोजेनाइजर चाहिए। ये आपका होमोजेनाइजर होता है, ये हॉपर होता है, यहाँ पे हम इमल्सन डालते हैं, ये हैंडल होता है, इसको अप एंड डाउन मूवमेंट हम कराते हैं। और ये स्मॉल ऑरिफिस है, यहाँ से आपको लिक्विड इसमें से यहाँ आप प्लेस करेंगे, ये लिक्विड आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक पॉइंट है हॉस्पिटल एंड फार्मेसी पे। अब कोलाइड मिल, कोलाइड मिल क्योंकि इंस्ट्रूमेंट की भी बात कर रहे हैं हम, तो इंस्ट्रूमेंट कौन सा चाहिए, कोलाइड मिल। इमल्शन आर पास थ्रू द स्टेटर एंड रोटर पार्ट ऑफ दिस मिल्स एंड स्पीड इज यूजुअली एडजस्टेड बिटवीन 2000 to 18,000 RPM due to the shearing action and very fine form of emulsion is produced। shearing action होता है, very fine powder, इसमें emulsion आपको मिलेगा। जो वो रहेगा RPM, वो रहेगा 2000 से 18,000 के आसपास का। ठीक है, ये आपका कोलाइड मिल है। इसमें भी वही हॉपर वाला सिस्टम है, रोटर स्टेटर, ये स्टेटर है, ये रोटर, ये शाफ्ट घूमेगी और ये आपका आउटलेट है, यहाँ से ये शाफ्ट इस तरह से घूमेगी। इसमें इमल्शन बहुत बारीक महीन जिसको बोलते हैं वैसा पिस के इधर से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सिल्वर्सन मिक्सचर। आपको सिल्वर्सन मिक्सचर की भी बात करना पड़ेगी कि हमको क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं सेमी सॉलिड लिक्विड डोजेस फॉर्म की या नॉन स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग की। तो नॉन स्टेराइल में हम बना रहे हैं सिरप में हमने बात कर ली। सिरप बनाने के बाद हमने क्या बात कर लिया, हम इमल्शन बना रहे हैं साहब। इमल्शन बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, होमोजेनाइजर चाहिए, हैंड होमोजेनाइजर हो गया, कोलाइड मिल हो गई, और साथ ही साथ हमको क्या चाहिए, सिल्वर्सन मिक्सर इमल्सिफायर। इट कंसिस्ट ऑफ स्टेनलेस स्टील वर्किंग हेड कंटेनिंग रोटर ब्लेड्स फॉर इमल्सिफिकेशन। रोटर ब्लेड इसमें होती है इमल्सिफिकेशन के लिए। द हेड इज सस्पेंडेड so that it can be immersed in a liquid to be the emulsify. High speed rotation is given and the material is expressed through the sieves। कुछ नहीं होता, ये आपका देखना है इमल्सिफाइंग हेड जो है ना, ये क्या होता है, ये शाफ्ट, ये स्टैंड इस पे टंगा हुआ है, इस पे रखा हुआ है, इसमें नीचे आप बीकर रखोगे और ये शाफ्ट जो है घूमेगी। किस तरह से बताओ, आपने कभी देखा हो तो दही मत्ते हुए किसी को देखा हो, या छाछ बनते हुए, दही से छाछ बनते हुए जो मशीन घूमती है ना इस तरह से, या क्या बताऊँ क्रीम कभी निकलते हुए देखा हो, तो ये यहाँ पर ये मिक्सिंग का काम करते हैं। ये आपका सिल्वेंसर इमल्सिफायर मिक्सर है। यहाँ पर आप इमल्शन रखेंगे और उसको ये वन साइड मूवमेंट होगा। वन साइड मूवमेंट से कारण क्या करेगा, ये उसको बिल्कुल प्रॉपर वे में मिला देगा। अब बात कर लेते हैं हम सस्पेंशन की। इमल्सन की बात हो गई, 3 चीज़ें चाहिए। सस्पेंशन की बात करते हैं। सस्पेंशन आर बाइफेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, ये लिखने के लिए है आपको चाहिए। मेडिकामेंट फॉर ओरल एडमिनिस्टर, एक्सटर्नल एप्लीकेशन एंड फॉर पेरेंटल यूज। ये क्या हो सकता है, ओरल, एक्सटर्नल और पेरेंटल यूज। दे जनरली कंसिस्ट ऑफ फाइन डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल रेंजिंग फ्रॉम 0.5 to 5 माइक्रॉन्स। 0.5 to 5 माइक्रॉन्स के पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं किसमें, लिक्विड या सेमी सॉलिड व्हीकल में। The particle size of the dispersed phase is an important consideration in the formulation process। यदि आप सस्पेंशन के फॉर्मुलेशन प्रोसेस की बात करेंगे तो जो सस्पेंडेड पार्टिकल होता है उसकी पार्टिकल साइज डिपेंड करती है। जितना कम पार्टिकल साइज उतना ज़्यादा
एब्जॉर्प्शन, ये कंसेप्ट आप पढ़ चुके होंगे या पढ़ेंगे या मैं पढ़ाऊंगा आगे। द सस्पेंशन मींट फॉर द टॉपिकल एप्लीकेशन शुड हैव स्मॉल पार्टिकल साइज टू अवॉइड अ ग्रिटी फीलिंग एंड टू प्रोवाइड ग्रेट कवरेज ऑफ द एरिया ऑफ एप्लीकेशन। मतलब क्या हो गया, आपको ग्रिटी, आप देखते हैं ना, हम शुद्ध हिंदी की यदि बात करें तो दरदरा कुछ लगता है। आपने कभी कोई क्रीम या पाउडर लगाया तो उसमें मजा आता है क्या? नहीं। स्मूथ ग्रिटी फील आपको ऐसा हो, ग्रिटी फील बिल्कुल नहीं हो रहा, बिल्कुल स्मूथ हो रहा है, बारीक मतलब स्मान जो साइज रहता है उस तरह का सस्पेंशन लोग बनाते हैं। सस्पेंशन इज एन आइडियल डोजेज फॉर्म फॉर पेशेंट हु कैन नॉट swallow टेबलेट एंड कैप्सूल। टेबलेट और कैप्सूल जो नहीं ले सकते हैं उसके लिए सस्पेंशन बनाते हैं। दो तरह के होते हैं, फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन, नॉन फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन। द सस्पेंशन आर सेड टू बी फ्लोक्यूलेटेड व्हेन द इंडिविजुअल पार्टिकल आर इन कॉन्टैक्ट with each other and form a network like structure and are said to be deflocculated if every individual particle exists as a separate entity। अब फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन की बात करेंगे तो आपने जो चीजें मिलाई वो सब एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड जो हमने पढ़ा है वो उसमें वहां नहीं जाएंगे, केमिस्ट्री की बात है, पर एक दूसरे से मिल जाती है, याराना हो जाता है। और वहीं यदि आप बात करेंगे डिफ्लोक्यूलेटेड की तो सब अपने अपने रास्ते रहते हैं। तो जब हम बोलते हैं ना भाई शेक वेल बिफोर यूज, आपने देखा होगा कितनी भी चीज पे बॉटल पे बना होता है वो इसी के लिए रहता है, डिफ्लोक्यूलेटेड के लिए, कि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। सस्पेंशन ऑन स्मॉल स्केल आर जनरली प्रिपेयर्ड यूजिंग पेस्टल एंड मोर्टार मेथड। पेस्टल एंड मोर्टार मेथड हम सब जानते हैं, हमने लैब में देखा है। और घर पे यदि बात करते हैं तो खल बट्टा जिसको बोलते हैं आपने देखा होगा, उसी तरह का पेस्टल एंड मोर्टार होता है। हाउएवर ऑन लार्ज स्केल कोलाइड मिल्स और होमोजेनाइजर्स आर यूज्ड। लार्ज स्केल की बात करेंगे तो कोलाइड मिल या होमोजेनाइजर यूज होते हैं, जो हम ऊपर बात कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एक्सटर्नल यूज। एक्सटर्नल यूज में क्या क्या प्रिपरेशन होती है सब आपको पता है। ये मुद्दे की बात है कि प्रिपरेशन मीन फॉर एक्सटर्नल यूज इंक्लूड ऑइंटमेंट्स, इमल्सन, सस्पेंशन, सॉल्यूशन, पेस्ट, क्रीम एक्सेट्रा अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल एम। यहाँ पे ये लाइन आपको बार बार लिखना है। क्या हो गया, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, द एरिया ऑफ मिनिमम 30 स्क्वायर मीटर इज रिकमेंडेड फॉर द बेसिक इंस्टॉलेशन, फॉलोइंग आर जनरल इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर देयर मैन्युफैक्चर। अब आपसे यदि वो पर्टिकुलर पूछ रहे हैं नॉन स्टेराइल में, उसने आपसे पूछ लिया पेस्ट सॉल्यूशन कैसे बनाओगे, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म का उसने पूछ लिया, तो आप उसको बोलेंगे कि साहब शेड्यूल एम के अकॉर्डिंग मिनिमम हमको 30 स्क्वायर मीटर की जगह चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए, मिक्सिंग टैंक चाहिए जिसमें हम मिक्सिंग करेंगे, स्टोरेज टैंक चाहिए, बना लिया उसके बाद स्टोर भी तो कहीं पे करना पड़ेगा, पाउडर और मैकेनिकल मिक्सर चाहिए, उसके साथ केटल, स्टीम गैस और इलेक्ट्रिक कली हीटर चाहिए, कोलाइड मिल चाहिए, सुटेबल इमल्सिफायर चाहिए, ऑइंटमेंट मिल चाहिए, ट्रिपल रोलर मिल चाहिए, लिक्विड फिलिंग इक्विपमेंट, जार और ट्यूब फिलिंग इक्विपमेंट, ट्यूब सीलिंग इक्विपमेंट। अरे ट्यूब आता है ना, क्रीम छोटी छोटी 5 ml की, कोई लाया क्वाड्रिडम, टिकबोडम, इस तरह की क्रीम आती है, उसको काय में पैक करते हैं आप, ट्यूब, पेस्ट, ब्रश रोज करते हैं, इस तरह की चीज़ों के लिए आपको ये सब मशीनें चाहिए। अब ऑइंटमेंट क्या होता है, ऑइंटमेंट आप यहाँ लिख सकते हैं कि सेमी सॉलिड प्रिपरेशन मीन फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, दे आर यूज्ड फॉर इमोलिएंट, प्रोटेक्टिव और अदर सरफेस इफेक्ट ऑफ द, दे में कंटेन मेडिकामेंट विच आर टू बी एब्जॉर्ब सिस्टमिकली। ये ऐसे मेडिकामेंट साथ में लेके रखते हैं, इमोलिएंट प्रॉपर्टी रहती है इनकी की, उसके कारण क्या होता है आपका जो मेडिकामेंट है वो एब्जॉर्ब हो जाए। ऑइंटमेंट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग मेथड। अब कौन कौन सी मेथड हो सकेगी, ट्राइचुरेशन मेथड, फ्यूजन मेथड, केमिकल रिएक्शन मेथड, इमल्सिफिकेशन मेथड और यूजिंग मैकेनिकल मिक्सर। इन 5 तरह की मेथड से आप ऑइंटमेंट बना सकते हैं। ट्राइचुरेशन मेथड की बात करते हैं तो दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द बेस इज सॉफ्ट एंड द मेडिकामेंट इज इनसॉल्युबल इन बेस और अ लिक्विड इज प्रेजेंट इन अ स्मॉल क्वांटिटी। अब क्या हो गया, इसमें आप जब आपका बेस जो है वो सॉफ्ट हो या जो मेडिकामेंट है वो इनसॉल्युबल हो तो आप ट्राइचुरेशन मेथड यूज करते हैं। फ्यूजन मेथड की यदि हम बात करते हैं, हाँ तो हम ट्राइचुरेशन मेथड की बात कर रहे थे। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द बेस इज सॉफ्ट एंड द मेडिकामेंट इज इनसॉल्युबल। जो आपका बेस है वो सॉफ्ट हो और मेडिकामेंट इनसॉल्युबल हो तो इसलिए हम ट्राइचुरेशन मेथड यूज करते हैं। और फिर हम बात कर लेते हैं फ्यूजन मेथड की। व्हेन ऑइंटमेंट बेस कंटेन सेवरल इंग्रेडिएंट ऑफ द डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट इट इज नेसेसरी टू मेल्ट देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर देन मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, बराबर बात है। यदि आपके पास मेल्टिंग पॉइंट के 4-5 ऐसी चीज़ें हैं जो मेल्टिंग पॉइंट जिनका डिफरेंस है पर 100 ml पे सेंटीग्रेड पे
मेल्ट होता है, एक 140 पे होता है और एक 40 डिग्री पे ही मेल्ट हो जाता है। अब मुझे बताइए, यदि 140 डिग्री वाले के साथ आपने 40 डिग्री वाले को साथ में डाल दिया तो क्या हो गया, वो तो खत्म हो जाएगा ना, खराब हो जाएगा। 140 डिग्री, वो जो 40 डिग्री पे मेल्ट हो जाता है वो 140 डिग्री तक सहन कर पाएगा क्या? नहीं। इसलिए आप इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेल्ट करेंगे और उसके बाद फिर उसमें मेडिकामेंट मिलाएंगे और उसको होमोजेनाइज करेंगे। ऑइंटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द केमिकल रिएक्शन, जो ऑइंटमेंट केमिकल रिएक्शन से प्रिपेयर होते हैं उनको हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। केमिकल रिएक्शन आर इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ सेवरल ऑइंटमेंट। आयोडीन ऑइंटमेंट, आयोडीन इज मिक्स्ड विद द आर्चिस ऑयल इन अ ग्लास stoppered conical flask and heated on a water bath at temperature not exceeding 60 degree centigrade. Brown color turn into the greenish black. Yellow soft paraffin is melted and mixed well. आपको यहाँ पर क्या करना है, आयोडीन जब आप करेंगे तो उसको स्टॉपर्ड फ्लास्क में यूज करना है और जैसे ही वो ग्रीनिश ब्लैक होगा आप उसमें पैराफिन मिला देंगे। इमल्सिफिकेशन मेथड की बात कर लेते हैं। इन दिस फैटी कंपोनेंट इज मेल्टेड एंड द एक्वस फेस कंटेनिंग, ये सब सुटिक्स में पढ़ चुके हैं आप, इसमें देख लें। मैकेनिकल मिक्सर की बात कर ले। पेस्ट क्या होता है? पेस्ट आर सेमी सॉलिड प्रिपरेशन मेंट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन एंड स्किन। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम जब बात करेंगे आपसे नॉन स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो शेड्यूल एम का आपको जिक्र करना है बार बार। साथ ही साथ आप नॉन स्टेराइल कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, ऑइंटमेंट, क्रीम, सस्पेंशन, सिरप, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं। 30 स्क्वायर मीटर की आपको जगह चाहिए और मुख्य बात उसके साथ साथ आपको इक्विपमेंट कौन कौन से चाहिए, इन इक्विपमेंट के बारे में आपको यहाँ पर ज़्यादा लिखना है। सुटिक्स का थोड़ा पार्ट रख के आपको क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल वाला पार्ट लिखना है। अब ये हमारा टॉपिक हो चुका है हॉस्पिटल इंग्रेडिएंट मैन्युफैक्चरिंग। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं पे पूछा जाता है नॉन स्टेराइल पे, स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग पे, या फिर आपका इकोनॉमिकल कंसिडरेशन। नॉन स्टेराइल पे काफ़ी कम पूछे जाते हैं, फिर भी यदि कोई पूछता है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। कमेंट्स में आप मुझे लिख सकते हैं यदि किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको कोई वीडियो बनाना हो। कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी मैं आपके सिलेबस को ख़त्म कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।